Hello and welcome once again to this channel। देखो, आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को। आज हम इनको फिनिश करेंगे, मतलब इनका जो टॉपिक है वो फिनिश करेंगे। ठीक है। बाकी देखो यार, जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो कोई नहीं है, बट कभी कोई देख रहा होगा, तो उसके लिए बता दूं, इसी चैनल पे सबसे पहला वीडियो जो है स्ट्रैटेजी, जस्ट गो एंड वॉच। मैं बता रहा हूँ ना, कोई 2026 2027 या 2028 तक भी ये पढ़ेगा ना, जो कंटेंट दे रहा हूँ, यही इसके बाहर नहीं आएगा। मैं 2028 तक गारंटी ले रहा हूँ, इसके बाहर नहीं आएगा। खासकर WPT, IPT, पॉलिटिकल थियरी में आई कैन से 80%, एंड सेम IR में 80%। IGP के लिए तो मैंने उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो में डिटेल में बात किया है कि किस क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, कितना कैसे आपको करना है ना। ये चैनल फॉलो कर लो यार, तुम्हारे 220 नंबर जो है ना, 300 में 220 जो बिगिनर होगा, मतलब जिसने ग्रेजुएशन में कुछ नहीं पढ़ा, बस उसको अब मास्टर्स करनी है पॉलिटिकल साइंस से, उसके लिए कह रहा हूँ। जिसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तो आराम से 240 प्लस जाएगा। मैंने ये कर रखा है इन्हीं नोट से, इन्हीं जो पढ़ लिखा है यहाँ पे, यही पढ़ के मैंने भी किया था, एंड आई इजिली स्कोर 240 इन जस्ट आई थिंक अराउंड 7 डेज, 7 दिन में। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ, वो देखो यार, WPT मैंने ख़त्म कर दिया है। IPT के हमने कल से स्टार्ट किया था, IPT कौटिल्य हमने ख़त्म कर दिया है। आज महात्मा गांधी ख़त्म करेंगे। ठीक है। इसके बाद बचेंगे हमारे सावरकर साहब, राजा राम मोहन रॉय और BR अम्बेडकर। तो हम अगले 1 से 2 दिन में ये पूरा IPT ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट पॉलिटिकल थियरी। ओके, तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। महात्मा गांधी को खत्म कर मतलब पढ़ते हैं। ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो यार, वन लाइनर्स में पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। इसमें देखो, कुछ समझाने जैसा है नहीं, है ना। काठियावाड़, पोरबंदर सबको पता होगा। लंदन गए थे 1888 में, ये याद रखना कि पहले लंदन गए थे, है ना, देन साउथ अफ्रीका। ओके, 1893 से 1914 तक साउथ अफ्रीका। 1915 में भारत वापस लौट के आए थे, और हम उसी दिन से मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ओके। फिर इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। साउथ अफ्रीका में, जैसे साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वहां पे भी इन्होंने बहुत काम किया। देखो भाई, जो काम करने वाला है कहीं भी भेज दो यार। गांधी जी के अंदर वो था हमेशा से, एक एक्टिविस्ट उनके अंदर पल रहा था, है ना। वो एक्टिविज्म चाहे इंडिया होता या लंदन खुद हो या साउथ अफ्रीका होता, वो करते हैं, है ना। तो नाउ लेट्स सी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया, क्या उखाड़ा। ओके। एक तो यार वहाँ पे एक बॉयज वार हुआ था ना, तो वहाँ पे ये स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विसेज, है ना, अराउंड 1100 इंडियंस को लेकर ये स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विसेज। एंड इसके लिए इनको लंदन ने, मतलब इन्होंने ये काम साउथ अफ्रीका में किया था, बट बॉयज वॉर में लंदन भी इन्वॉल्व था। तो लंदन में इनको क्या कहते हैं, कोई टाइटल से भी नवाजा गया था, जो टाइटल इन्होंने जलियांवाला बाग के बाद वापस कर दिया था। ठीक है। देन इन्होंने एक फ्योनिक्स सेटलमेंट करके था, ही इस्टेब्लिश्ड इन 1904। टॉल्स्टॉय फार्म फार्म करके था, वो सेटलमेंट जैसे थे, आश्रम, जैसे इंडिया में आश्रम बोलते हैं वैसे वहाँ पे सेटलमेंट, फार्म, ये सब बोलते हैं। 1910 में उन्होंने इसको, देखो यार, एक क्रोनोलॉजी याद रखना। आई एम नॉट सेइंग कि रिमेंबर द ईयर, बट प्लीज रिमेंबर द क्रोनोलॉजी कि कौन सा पहले हुआ, बिकॉज पूछते हैं वो ये सारी चीज़ें। क्रोनोलॉजी पे CVT का बहुत ध्यान रहता है। ठीक है।
ही ऑल्सो कैंपेन इन ट्रांसवाल। ट्रांसवाल में क्या हुआ था, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। वहाँ पे एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, वो एशिया वाले लोगों के लिए ना। तो एक्चुअली उस एक्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था एशियंस के लिए। तो ही क्या कहते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसको ब्लैक एक्ट बोला। एंड ये जीत भी गए थे इसमें, बिकॉज मतलब एशियंस को फिर से वो इससे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को रद्द करना पड़ा था, इनको एशियंस को, इंडियंस को बाहर निकालना पड़ा था। ओके, नाउ गांधी का सत्याग्रह पढ़ेंगे इंडिया में यार। जिसने भी ना बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ी है, देखो इसमें सीबीटी में क्या है ना, हमें गांधी की किताबें नहीं पढ़नी है। किताबें पढ़ी हुई हैं कि हम एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हमें बस कुछ कुछ चीज़ें वही ना, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं गांधी जी को लेकर वो पढ़नी है। वही पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैं गांधी को समझाने नहीं जाऊंगा कि पूरा डिटेल में आपको गांधी समझाऊं। जरूरत नहीं है। समझाने का तो समझा सकता हूँ, और वही एक बेहतर तरीका होता है पढ़ाने का और पढ़ने का भी। लेकिन एक तो समय नहीं है, दूसरा एग्जाम में रेलेवेंट नहीं है। हम यहाँ पे गांधी को समझने नहीं बैठे हैं, हम सीवीटी पीजी क्लियर करने बैठे हैं। तो उसी हिसाब से काम करेंगे, फाइन। तो इनका सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। वो वहाँ पे ऐसा था ना, इंडिगो प्लांट, मतलब जबरदस्ती किया जा रहा था वहाँ के किसानों के साथ चंपारण में, कि तुम लोग इंडिगो उगाओ, अंग्रेज सब। और वहाँ पे तिनकठिया सिस्टम करके था एक, तो उसको भी एबॉलिश करवाया। और मतलब इनके सपोर्ट में खड़े हुए, फार्मर्स के सपोर्ट में। फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद में क्या हुआ था कि जो मिल ओनर थे और जो वर्कर्स थे, उनमें थोड़ा सा विवाद हुआ। विवाद सैलरी हाइक को लेकर था कि भाई सैलरी बढ़ाओ हमारी। तो गांधी जी वहाँ पे वर्कर्स के साथ ही, इनका आमरण अनशन जानते ही थे सब, काफ़ी फेमस है। हमेशा हट करके बैठ जाते थे कि अब हम नहीं खाना खाएंगे, हमारी बात मानो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मतलब गांधी एक हिसाब से अहिंसा की बात करते थे, बट एक बहुत बड़ी हिंसा थी कि वो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस था उनका, तो वो बोलते थे कि हम खाना नहीं खाएंगे। इस चक्कर में सामने वाला डर जाता था कि गांधी जी को कुछ हो गया तो भीड़ मुझे मार देगी। पूना पैक्ट में यही हुआ था अम्बेडकर जी के साथ। ही नोज कि अगर जो गांधी जी को कुछ हो गया ना, गांधी जी अमरण अनशन पे बैठ गए थे, गांधी जी को कुछ हो गया तो अम्बेडकर जी के साथ साथ वो एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको अम्बेडकर जी वो रिप्रेजेंट करते थे, कत्लेआम हो जाएगा। एंड ये हो जाता, सच में हो जाता। इवन जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी थी, इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो गोडसे जो था वो, महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण कम्युनिटी है, चित्पावन ब्राह्मण, है ना। तो वहाँ पे जो चित्पावन ब्राह्मण्स थे, उस वहाँ के मतलब महाराष्ट्र में जो भी एक गांव था, जिस गांव से गोडसे थे, गांव में उन ब्राह्मण्स को जला दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनको मार दिया गया। तो सब बोलते थे कि जो व्यक्ति मतलब नॉन वायलेंस की बात करता था, उसके जो मतलब वो थे, जो भी बोल लो, फॉलोअर्स, उसकी मृत्यु का बदला हिंसा से लिया। मतलब गांधी शायद गोली लगने से ना मरते, मतलब गोली लगने से तो गांधी की शरीर मरी थी, बट उसके अगले दिन जो हुआ था उससे गांधी की आत्मा मरी थी। Well, I'm not a fanboy of Gandhi, but one thing I know that he is dangerous man. Dangerous in a positive way. You know? It's not easy to be Gandhi. It's very difficult, very very difficult. And still, even today, आज भी इतना साल हो गया हमें आज़ाद हुए, 70 साल हो गए, और हमारे इतना पुराना इतिहास है। भारत में आज भी, विश्व में, अगर जो भारत की जो अगर जो भारत को पहचान दिलाने की बात है, तो गांधी से बड़ा लीडर अभी तक कोई नहीं हुआ है। मतलब उतना इन्फ्लुएंशियल आदमी भारत में अभी तक कोई नहीं हुआ है। गांधी इज द मोस्ट रिवर्ड इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, नेवर अंडर एस्टिमेट गांधी, नेवर अब्यूज गांधी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के,
है ना? यू कैन डिसएग्री विद हिम एंड आई डिसएग्री, पर्सनली डिसएग्री विद मेनी ऑफ द थॉट्स ऑफ गांधी, बट आई लाइक दिस पर्सन। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था? टैक्स, वहाँ पे यार जैसे होता ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कि टैक्स जमा करना है, बट कुछ क्रॉप फेलियर, बाढ़ बाढ़ आने की वजह से, या सूखा पड़ गया था शायद, हाँ सूखा पड़ गया था, तो फसल खराब हो गई थी। तो लोगों ने डिमांड किया भाई कि इतना टैक्स ले रहे हो, हम कहाँ से भरें? तो गांधी जी आए, सपोर्ट साथ दिया खेड़ा में, है ना? खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को, ये वाला नोट कर लेना प्लीज अभी साथ में ही, गांधी जी से मुलाकात हुई थी सरदार पटेल की। ठीक है, सरदार पटेल भी किसानों के साथ खड़े हुए थे, और गांधी जी भी, है ना? फिर चौथा हुआ रौलत सत्याग्रह। रौलत एक्ट जो पास हुआ था ना, रौलत एक्ट मतलब था कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई वारंट देने की जरूरत नहीं, और किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना? तो उसके खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह किए, है ना? उसी रौलत सत्याग्रह का ही पार्ट है एनसीएम। एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 1922 तक चला था। क्रोनोलॉजी याद रखना प्लीज, देखो यार ये सब नॉर्मल हिस्ट्री आप सब पढ़ रखे होगे, मैं कोई क्लास फिफ्थ वाले को तो बता नहीं रहा कि मैं चल के पूरा एनसीएम समझाऊं, सीडीएम समझाऊं, है ना? यू ऑलरेडी नो क्या क्या हुआ था। 1919 रौलत के बाद एक जलियांवाला बाग भी हुआ था, ये ध्यान रखना, है ना? मतलब इसमें गांधी जी का कोई रोल नहीं था ना, तो इसलिए नहीं लिखा है, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था? ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कोर्ट, बहुत सारे लोगों ने मतलब इसका बॉयकॉट किया था, है ना? टाइटल्स का भी, जो लोगों को टाइटल मिला था वो सब लोगों ने बॉयकॉट किया था। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था बिकॉज ऑफ चौरी चौरा। अब चौरी चौरा गोरखपुर के पास यूपी में एक पुलिस स्टेशन है, जहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस स्टेशन जला दिया था, और 22 पुलिस वाले जल के मर गए थे। तो उस पे गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही वापस ले लिया था। इन्होंने कहा कि अभी हम तैयार नहीं हैं सत्याग्रह के लिए, क्योंकि इनके लिए ट्रुथ और नॉन वायलेंस जो था वो मस्ट था। यार प्लीज थोड़ा सा मैनेज करने, मतलब डॉग्स, कुत्ते जो हैं बहुत, जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तभी भौंकते हैं यार, ये हम मेरा इंतजार करते हैं कि ये जब भौंके तो हम भौंकेंगे। ठीक है, हाँ तो चौरी चौरा हो गया। देखो यार इसी टाइम पे ना बहुत सारे लोग जो थे, खासकर जो यंग लीड, मतलब यंग स्टूडेंट्स ने जो ज्वाइन किया था ना नॉन कॉपरेशन एनसीएम, जैसे भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, दे ऑल थोड़ा सा वो गांधी से उसमें, मतलब क्या कहते हैं जो होता है ना, ऐसे वाला कि हम अपना अलग चलाएंगे, गांधी के भरोसे नहीं होगा कुछ, क्योंकि उन सबको मानना था कि हमारी आज़ादी थोड़ी सी मतलब बहुत नज़दीक आ गई थी। अगर जो हमने एनसीएम वापस ना लिया होता तो शायद हम बहुत पहले आज़ाद हो जाते, ऐसा उन लोग को लगता था। वी नेवर नो क्या होता। ठीक है, बट एनसीएम का बहुत फायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दूसरा, उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस में सबको पता है, डंडी डंडी मार्च हुआ था ना, 1930 से 1934। मैन, क्यों भौंक रहे हो भाई? चलिए यार, फिर से यहाँ पहुंच गए थे ना, हाँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डांडी साल्ट मार्च हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये देख लो, डू और डाई स्लोगन दिया था इन्होंने बॉम्बे सेशन में। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, है ना? अगस्त में स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए आजाद मैदान में। वैसे ये सब नहीं पूछता है, बट प्लीज थोड़ा सा रखो। देखो बहुत सारे उसमें नहीं जाना है, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, थोड़ा सा
थॉट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन पूछ सकता है, क्या पता। पहला पहला ये है, मतलब इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये क्यों हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? देखो, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना, उसका कांग्रेस ने विरोध किया था, मतलब कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था कि हम नहीं जाएंगे। तो गांधी ही थे, गांधी इज कांग्रेस, कांग्रेस इज गांधी, उस टाइम पे यही था। तो विरोध हुआ। तो फिर जो इरविन थे, इनको समझ में आ गया था कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी है, और हमें अगर जो पूरे देश को कुछ मनाना है ना, तो गांधी को मनाना पड़ेगा। और गांधी हैं जिद्दी। तो इरविन जो थे उस समय, लॉर्ड इरविन जो भी थे, उन्होंने गांधी के साथ पैक्ट साइन किया। और उसमें बहुत सारे कंडीशंस गांधी ने रखे थे। उसमें एक कंडीशन ये भी था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए। और इसी में गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने अलग से भगत सिंह को छुड़ाने की बात क्यों नहीं की, क्योंकि उसके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन बाद ही भगत सिंह की हमारे भगत सिंह शहीद हो गए थे 1931 में। ओके। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या हुआ कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, है ना। और कौन कौन अटेंड किया था? मदन मोहन मालवीय, ये इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है। और घनश्याम बिरला। चार नाम याद रखो, बाकी ये मोहम्मद इकबाल और एस के दत्त, याद रहे तो याद रहे, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट समझ में आ गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएनसी पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंके जा रहे हैं, क्या करूं मैं। रात में ये भौंकते हैं, दिन में इंसान। ठीक है। फिर पूना पैक्ट 1932 में क्या हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आई थी ना, कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब सबको पता होगा, मैं ये नहीं समझाने जाऊंगा। तो जो अनटचेबल्स थे उस समय में, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उनके लिए अंबेडकर जी मतलब वही सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी उसके विरोध में बैठ गए, अमरण अनशन कर लिया गांधी जी ने। फिर दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ, एंड फाइनली मतलब वो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन तो मिला एस सी एस टी को, बट वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ गांधी जी, है ना। ऐसे सही भी था यार, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने से मुस्लिम्स को मिला तो पाकिस्तान बन गया, क्या पता इधर भी कोई दूसरा देश बन जाता, है ना। फिर एक वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। अब ये सब यार देखो, समझा नहीं सकते ना हम इसको, बस दिमाग में रखो कि ऐसा कुछ दिया था गांधी जी ने एजुकेशन में, ठीक है बस। इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टू गेट इन टू डीप डीप डाउन, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में गांधी जी का क्या सोचना था? पशु के तौर पे इंसान पशु ही होता है, मतलब ह्यूमंस एंड मतलब ह्यूमंस आर एनिमल ओनली, पॉलिटिकल सोशल जो भी एनिमल बोल रहे हैं। बट एक अगर जो पशु के तल पे देखोगे तो व्यक्ति वायलेंट होता है, बट आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस के तल पे ह्यूमन आर नॉन वायलेंट। ओके। देन रिलेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को कैसे देखते थे? ही बिलीव्स दैट नो पॉलिटिक्स, मतलब ये मानते थे कि कोई भी, मतलब ये रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं हो सकते। इनके लिए रिलीजन का मतलब क्या था? मोरल वैल्यूज, एथिक्स, कंपैशन। फिर मीन्स एंड एंड्स के देखते हैं। अब मैकियावेली को किसी ने पढ़ा होगा तो वो सब हटाओ। ये नहीं मानते थे कि एंड जस्टिफाई मीन्स। एंड मतलब क्या होता है कि अगर जो फल अच्छा मिला तो कर्म कैसे किए हैं वो मैटर नहीं करता। एंड जस्टिफाई मीन्स होता है कि अगर जो तुम्हारे फल अच्छे आ गए ना, मतलब मान लो तुम पास हो गए, तो तुमने नकल करके पास किया या कैसे पास किया उसमें फर्क नहीं पड़ता। फल अच्छा आ गया मतलब सब ठीक है। एंड जस्टिफाई मीन्स। बट गांधी जी इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। गांधी जी बोलते हैं टेक केयर ऑफ मीन्स। आप सिर्फ मीन्स की चिंता करिए, द एंड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। वही मतलब एक हिसाब से ये भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन है इनका, कि
कि कर्म करो फल की चिंता मत करो वाली चीज, मतलब तुम कर्म पे ध्यान दो, अच्छा कर्म करो, फल अपने आप ही अच्छा होगा, ऐसा कहने का मतलब था। ठीक है। सत्याग्रह, होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ। देखो यार, ये कुछ कुछ जो वन लाइनर्स टाइप है ना, इनको समझ लो, इनका मीनिंग मैं क्यों लिख के दो लाइन लिखा हूं, वरना सिर्फ सत्याग्रह ट्रुथ लिख देता तो आप लोगों को समझ में आ जाता कि ट्रुथ मतलब क्या होता है, और गांधी जी ट्रुथ के पुजारी थे। बट अब सीयूईटी में क्या पता उसका दिमाग घूमे और वो वन लाइनर सवाल पूछ ले कि सत्याग्रह का मीनिंग बताओ, और मीनिंग भी ऐसे ऑप्शन दे देगा ना जो क्लोज क्लोज सबका मीनिंग हो। तो जस्ट फाइंड इट। होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ थ्रू मोरल एंड नॉन वायलेंट वेज। ट्रुथ को लेकर इनका था ट्रुथ इज गॉड, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद ट्रुथ। नॉन वायलेंस तो पता ही है, नॉन वायलेंस का इनका सिर्फ ये नहीं था कि नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट एक्टिव लव एंड कंपैशन। सिर्फ अहिंसावादी होना मतलब ये नहीं होता कि हिंसा एब्सेंट है। लव मतलब होता है ना, हृदय में प्यार और करुणा दोनों होनी चाहिए। मानते थे अहिंसा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज। अहिंसा को एक हिसाब से वो माना जाता है ना कमजोरी, बट गांधी बोलते हैं इट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज, विच इज ट्रू। ठीक है। नाउ कम टू स्वराज। स्वराज को लेकर क्या था इनका, सेल्फ रूल को लेकर, है ना। पॉलिटिकल स्वराज का अर्थ था फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मोरल स्वराज का अर्थ था सेल्फ रूल, खुद को, सेल्फ डिसिप्लिन। गॉट इट। ग्राम स्वराज का अर्थ था एवरी विलेज शुड बी अ डेमोक्रेसी। देखो ये एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है ना, उसको नहीं मानते थे कि सिर्फ एक रूलर होना चाहिए, या होता ना कि एक सेंट्रल लेवल पे सरकार है बाकी सबको रूल कर रहा है, इनका ऐसा नहीं मानना था। ही बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब कि छोटे 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 प्रोविंसेस में, छोटे छोटे गांव में पावर बटा हुआ है। एंड एवरी विलेज शुड बी अ डेमोक्रेसी, मतलब विलेज अपना, अपने गांव का नेता चुन रहा है, उस गांव के सारे प्रॉब्लम्स वो लोग खुद मिलके सॉल्व कर रहे हैं। है ना, विलेज इज सेल्फ सफिशिएंट विद इन देमसेल्व्स। है ना, वो जो विलेज है वो दूसरे गांव पे या ऊपर की सरकारों पे निर्भर नहीं है किसी प्रकार से। ओके। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओशनिक सर्कल। ओशनिक सर्कल का कहने का अर्थ इनका ये था कि जो सर्कल है ना, ढेर सारे मतलब विलेजेस हैं, काउंटलेस ऑफ विलेजेस, और हर सेंटर पे ना इंडिविजुअल्स को रखा है, लोगों को, इंडिविजुअल्स मतलब जो लोग हैं। एंड उन लोग का काम क्या है कि उस गांव के लिए इंडिविजुअल ऑलवेज रेडी टू पेरिश फॉर विलेज। अपने गांव को लेकर, मतलब गांव के लिए, अपना जो प्रोविंस है उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। ओके। नो सेंट्रलाइज स्टेट पावर। इनका मानना है कि सेंट्रल, वही जो अभी मैंने बोला ना, ही बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक सेंट्रल अथॉरिटी ये बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था जो बहुत ऊपर बैठा है वो सेंटर में, उसको नहीं दिखेगा कि गांव की असली समस्या क्या है। इसीलिए गांव को अपने आप में डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमारा जो पंचायती राज है, 71, मतलब 73rd अमेंडमेंट है ना, 71 जो अमेंडमेंट है, पंचायती राज जो है, वो गांधी जी की ही देन है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट है सर्वोदय। सर्वोदय का इनका अर्थ था राइज ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल। सबका वेलफेयर होना चाहिए, नहीं सिर्फ कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं बाकी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। ही बिलीव्स ट्रू प्रोग्रेस बेनिफिट्स एवरीवन, नॉट अ फ्यू। ओके। फिर ट्रस्टीशिप। देखो ट्रस्टीशिप का इनका कहना था कि भाई जिसकी जितनी जरूरत है ना, वही उतना पैसा है, उसी का उतना पैसा है। जैसे मैंने अभी कार्ल मार्क्स वाले वीडियो में एच सी वर्मा का एग्जांपल दिया था, एच सी वर्मा सर का। उनसे पूछा किसी ने कि आपकी संपत्ति कितनी है, नेटवर्थ कितनी है। उन्होंने बोला जितनी मेरी जरूरत है वही मेरा नेटवर्थ है, उसके बाद जो पैसे जो भी हैं जो मेरे नाम पे आते हैं या मिलते हैं मुझे, उस उन सब पैसों का मैं मालिक नहीं, मैनेजर हूँ। आई जस्ट मैनेज दोज मनी कि वो कहाँ जाएगा। आई एम नॉट अ ओनर ऑफ इट। तो सेम चीज गांधी जी भी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है ना, जो वेल्दी पर्सन है, उस वेल्थ का ओनर नहीं है, ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब वही, यू आर यू आर नॉट ओनर बट एज ए मैनेजर ही समझ लो, है ना। और वो जो पैसे हैं ना, प्रॉपर्टी जो एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा मतलब जो तुम्हारे नीड जब पूरा हो जा रहा है, जहाँ पे नीड नीड पूरा हो रहा है, नॉट द ग्रीड। गांधी जी बोलते हैं
कि हमारा नीड पूरा करने के लिए इस धरती पे हमेशा रिसोर्स रहेगा, बट ग्रीड पूरा करने के लिए कम पड़ जाएगा। ओके। और यही प्रॉब्लम है आज के टाइम। देखो एक चीज जान लो यार, अभी सब पढ़ोगे ना, एंड सारा पढ़ने के बाद इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सोचना था, चलो ये वाली लाइन में आखिरी के लिए रखता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ ही लेते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएंगे। तो यही बोल रहे हैं ना कि इन्होंने कार्ल मार्क्स वाला वो नहीं किया कि वेल्दी पर्सन है तो जाके उसको मार दो, फांसी चढ़ा दो। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास एक लिमिट है, जितना तुम्हारा ज़रूरत है उतना रखो, बाकी सारे पैसों का बेनिफिट फॉर अदर्स, है ना, सोशल गुड के लिए यूज़ करो। अगर जो ज़्यादा है देन डोनेट, चैरिटी को बहुत वो देते थे, प्रायोरिटाइज करते थे। फिर अनाशक्ति, अनाशक्ति मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, है ना। आशक्ति मतलब होता है अटैचमेंट, अनाशक्ति मतलब नॉन अटैचमेंट। तो इनका वही कहना था। एक्शन, देखो ये गीता का इंटरप्रिटेशन है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी गीता और रामायण, मतलब ही वॉज अ टाइप ऑफ गुड हिंदू एट दैट टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पे होते, या आज के टाइम पे क्या, उस टाइम पे मार दिए गए थे सिर्फ इसी बात को लेकर कि अरे ये तो मुस्लिम है ना। बट जिन्ना भी जानता था, व्हेन गांधी जी डाइड, तो जिन्ना ने बोला था कि एक बहुत मतलब अच्छे हिंदू की मृत्यु हो गई। जिन्ना को भी पता था कि गांधी वॉज ए हिंदू, बट हिंदुओं को नहीं पता था कि गांधी वॉज हिंदू, एंड बिकॉज ऑफ वही कुछ फालतू के रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ऑर्थोडॉक्सी, है ना, दैट आरएसएस या जो भी लोग थे, एंड गोडसे टाइप के लोग, नॉट द आरएसएस बट द गोडसे टाइप के लोग, दे वर द सपोर्टर ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, कंजर्वेटिव हिंदुइज्म, तो दे शॉर्ट। ठीक है, अनासक्ति समझ गए। एक्शन विदाउट अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही है ना। फल दिमाग में नहीं चलना चाहिए, जस्ट डू योर एक्शंस। सेल्फलेस ड्यूटी, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म योग, है ना। गीता से इंटरप्रिटेशन लिया। देखो कुरुक्षेत्र वार को ये क्या मानते हैं, मोरल स्ट्रगल मानते हैं, ठीक है। उसको वॉर वाली बात नहीं मानते, इसको मानते हैं मोरल स्ट्रगल है ये। गांधी जी बहुत तेज थे, ठीक है। फिर थॉट ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन, इनका मानना था कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इट प्रमोट्स ग्रीड, मटीरियलिज्म, वायलेंस, विच इज ट्रू। ही प्रमोट्स, गांधी जी किसको प्रमोट करते थे, सिंपल लिविंग, मोरल प्रोग्रेस, विलेज लाइफ। अब देखो इसके बाद मैं वही कह रहा था कि यार आखिरी में ना, अभी हम सब क्रिटिसाइज करते हैं गांधी को, एंड इट्स ट्रू ओनली, बट गांधी जी ने जो थियरी दी है ना, जो भी ये थॉट दिया है, इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, उन्होंने पूरे विश्व के लिए दिया था ये थॉट। एंड अगर लोगों ने ये फॉलो कर लिया होता सब ने, तो वेल इट इज अ यूटोपिया, एक हिसाब से यूटोपिया ही है इतना उम्मीद लगाना पूरे विश्व से। लेकिन एट द एंड क्या होगा ना, गांधी जी ने जो जो जैसे बताया कि वाई यू डोंट हैव टू बी मटीरियलिस्ट, क्यों तुमको सिर्फ अपनी नीड का सोचना है, ग्रीड नहीं बढ़ानी, वाई यू डोंट नीड टू बी ग्रीडी। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा क्यों खराब है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर उन्होंने बोला ना कि एनवायरनमेंट तबाह होता है, एंड विच इज ट्रू। आप सब देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के साथ क्या हो रहा है। जितना बुरा इस समय एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है, शायद और कहीं नहीं हो रहा है ना। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय अगर जो होना चाहिए तो क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, बट नो लीडर, नो मीडिया, नो सेलिब्रिटी, एंड नो कॉमन मैन इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, है ना। एंड वी आर राइटिंग आवर ओन एंड, जस्ट वेट, कब आ रहा है वो, है ना। बहुत सारे लोग तबाह हो ही रहे हैं, बचे कुचे हो जाएंगे। ओके। तो इस पे यार एक ही लाइन बोलूंगा मैं कि गांधी विल बी, मतलब आई एम नॉट, आई डोंट हैव एनी डाउट, आई एम 200% श्योर दैट गांधी विल बी प्रूवन राइट, बट एट द एंड जब कुछ होगा नहीं, है ना, व्हेन यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, देन यू विल थिंक कि गांधी वॉज राइट। आज आज यूटोपिया लगता है, बट उस टाइम पे लगेगा कि गांधी वॉज राइट। ओके। फिर गांधी का हिंदुइज्म क्या था, एथिकल एंड यूनिवर्सल, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मोरालिटी नॉट ऑर्थोडॉक्सी। ओके।
वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानते थे मोरली एंड स्पिरिचुअली बैंकरप्ट। वेस्ट मतलब यूरोप, बोलते थे कि देवर मोरली बैंकरप्ट पीपल, दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्ट। गांधी कॉल्ड इट अ डिजीज। देखो यार, हर चीज का ना कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे मान लो कि इंडिविजुअलिज्म हो गया। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या, कि अपना जो पर्सनल वाला है ना, उसको प्रायोरिटाइज करना। योर इंडिविजुअलिटी, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर इंडिविजुअलिटी। तो गांधी जी ने किस सेंस में कहा ये? गांधी जी ने इंडिविजुअलिटी को इसलिए बोला, मतलब क्रिटिसाइज किया यहाँ पे, कि यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो, है ना। सिर्फ अपना अपना फायदा नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी। बट यही होता है, जब लोग फॉलोअर बन जाते हैं ना किसी के, तो फिर उनको बस एक ही चीज दिखाई देता है कि गांधी जी ने कहा था कि इंडिविजुअलिस्ट नहीं बनना है ना। तो नाउ अगर जो उनको कोई दिख गया ना, आप एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो फैमिली में, फैमिली देखो, एक जो महिला होती है ना जिनकी शादी होके आती है, उसकी कब्र पे चलती है फैमिली। मतलब उसको पहले उसकी आत्मा को मार देते हैं। आत्मा तो उसकी शादी के पहले ही मरी होती है, क्योंकि उनके जो माता पिता होते हैं वो खुद ही उसको मार के ही भेजते हैं वहां से। आत्मा मतलब रख लेते, आत्मा को मार देते हैं, शरीर भेजते हैं कि ले जाओ, वो शरीर वहां पे काम करेगा और तुमको जो करना है उसके साथ करना। तो वहां पे अगर जो कोई महिला किसी को दिखे जो अपनी इंडिविजुअलिटी को, उस फैमिली के ऊपर अपने व्यक्तित्व को, मतलब जो अपना जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सेल्फ, उसको प्रायोरिटाइज कर रही है, तो वहां पे इंडिविजुअलिटी सही है ना। तो कभी भी किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना, ऑलवेज चूज द मिडिल पाथ, कि हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना। मान लो कोई पैसे कमा रहा है ना, बहुत ज्यादा पैसे, करोड़पति बन गया, मतलब बहुत सारे पैसे कमा रहा है वो, ही इज अर्निंग, एंड ही या शी इज अर्निंग ओनली फॉर हिज ओन, वो ना अपना ग्रीड, अपना कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, कि चार्टर प्लेन ले लूंगा, ये प्राइवेट जेट और बैंगलोर विला,